वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हम लोग रेलवे नेटवर्क के इष्टतम विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान 4000 किलोमीटर के प्रारंभण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल भाड़ा गलियारे से संबंधित कार्य जोर शोर से चल रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान पर्याप्त चल स्टॉक 12000 वैगनों, 5160 कोचों और लगभग 700 लोकोमोटिव की खरीदारी की जा रही है। माल शेडों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा निजी साइडिंग के फास्ट ट्रैक शुरू करने के लिए एक वृहद कार्यक्रम शुरू किया गया है। सुरक्षा सर्वप्रथम नीति में सुधार पर बल दिया जाता है, जो रेलवे की आधारशिला है और जिसे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के अंतर्गत पर्याप्त निधियों का आवंटन किया जाता है। पटरियों की अवसंरचना के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चालू राजकोषीय वर्ष में रेल की लगभग 3600 किलोमीटर पटरियों के नवीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अन्य प्रमुख कदमों में फॉग सेफ तथा ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग बढ़ाना शामिल है। अगले 2 वर्षों में 4267 मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर बीजी नेटवर्क में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुनः विकसित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। 25,000 से अधिक आगंतुकों वाले सभी स्टेशनों में एस्केलेटर होंगे। सभी रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में वाईफाई सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में सीसीटीवी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि यात्रियों की संरक्षा बढ़ाई जा सके। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में उन्नत सुविधाओं और विशेषताओं से युक्त आधुनिक ट्रेन सेट तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे पहले ट्रेन सेटों का प्रारंभन वर्ष 2018-19 के दौरान किया जाएगा। मुंबई की परिवहन प्रणाली, जो शहर की जीवन रेखा है, का विस्तार किया जा रहा है और 11,000 करोड़ रुपए की लागत से इसमें 90 किलोमीटर की दोहरी पटरियां डबल लाइन जोड़ी जा रही है। लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 150 किलोमीटर के अतिरिक्त उपनगरीय नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है, जिसमें कुछ खंडों में ऊंचे उठे हुए गलियारे शामिल हैं। बेंगलुरु मेट्रोपोलिस के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर लगभग 160 किलोमीटर की उपनगरीय नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है। भारत की पहली अत्यधिक गति हाई स्पीड वाली रेल परियोजना मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला 14 सितंबर 2017 को रखी गई। हाई स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए वडोदरा में एक संस्थान स्थापित किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में घरेलू हवाई यात्री यातायात प्रति वर्ष 18% बढ़ा और हमारी एयरलाइन कंपनियों ने 900 से अधिक एयरक्राफ्टों की खरीद के लिए ऑर्डर प्लेस किया है। पिछले वर्ष सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान उड़े देश का आम नागरिक की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम देश भर में 56 ऐसे हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों में कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे 16 हवाई अड्डों पर प्रचालन शुरू किए जा चुके हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज 100 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास 124 हवाई अड्डे हैं। नई पहले नव निर्माण स्कीम के अंतर्गत वर्ष में 1 बिलियन यात्राओं को संभालने के लिए हमारी हवाई अड्डों की क्षमता का 5 गुने से अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस विस्तार को धन उपलब्ध कराने के लिए अधिक संसाधन जुटाने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तुलना पत्र को लेवरेज किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अच्छी परिपाटियां विकसित करके सुनम्य आधारभूत सुविधा विकास के लिए समुचित मानक और विनियामक तंत्र विकसित करने के लिए आपदा लोचनीय आधारभूत सुविधा पर सहमिलन स्थापित करने का हमारा प्रयास भली भांति कार्य कर रहा है। वर्ष 2018-19 में इस पहल को शुरू करने के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित करने का मेरा प्रस्ताव है। सरकार ने अभी बाजार विनियामकों के भारत में आधारभूत सुविधाओं, निवेश न्यास और वास्तविक निवेश न्यास जैसे मुद्रीकरण वाहनों के विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।
अगले वर्ष से सरकार इनविट का प्रयोग करते हुए चुनिंदे सीपीएसई आस्तियों के मौद्रीकरण की पहल करेगी। चालू वर्ष में हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रज्जू मार्ग रोपवे को शामिल किया। रेलवे स्टेशनों और लॉजिस्टिक पार्कों के आसपास की वाणिज्यिक भूमि के विकास को शामिल करने के लिए रेलवे आधारभूत सुविधा के दायरे का विस्तार किया ताकि उन्हें आधारभूत सुविधा की सुमेलित सूची में शामिल किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉर्पोरेट पहुंच बांड बाजार को टहोका देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सेबी भी बड़े कॉर्पोरेटों से शुरू कर अधिदेश देने पर विचार करेगा ताकि उनकी 1/4 वित्तीय जरूरतें बांड बाजारों से पूरी की जा सकें। बीबीबी रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बांड या समकक्ष निवेश ग्रेड हैं। भारत में अधिकांश विनियामक रेगुलेटर केवल AA रेटिंग बांडों को ही निवेश के उपयुक्त मानकर उनकी अनुमति देते हैं। अब समय आ गया है कि AA से A ग्रेड रेटिंग की ओर बढ़ा जाए। सरकार और संबंधित विनियामक इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएंगे। राज्यों से परामर्श कर हम वित्तीय प्रतिभूति समव्यवहार से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी व्यवस्था के संबंध में सुधारात्मक कदम उठाएंगे और भारतीय स्टाम्प अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेंगे। गिफ्ट सिटी में प्रचालित हो चुके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के पूर्ण विकास के लिए एक सशक्त और समेकित विनियामक ढांचे की जरूरत है ताकि वह अपतट वित्तीय केंद्रों से प्रतिस्पर्धा कर सके। भारत में IFSC की सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए सरकार एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करेगी। डिजिटल स्पेस, मशीन लर्निंग, कृत्रिम आसूचना इंटरनेट, 3D प्रिंटिंग और इस प्रकार की अन्य विधाओं में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में रूपांतरण हो रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी डिजिटल पहलों से भारत को स्वयं को ज्ञान और डिजिटल सोसाइटी के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। हमारे प्रयासों को अनुप्रयोगों के अनुसंधान और विकास सहित कृत्रिम आसूचना के क्षेत्र निर्देशित करने के लिए नीति आयोग एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ करेगा। साइबर और भौतिक प्रणालियों के संयुक्त रूप देने में न केवल नवोन्मेषी पारिस्थितिक प्रणाली को रूपांतरित करने की क्षमता है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जीवन शैली में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। अनुसंधान, रोबोटिक्स, कृत्रिम इंटेलिजेंस, डिजिटल विनिर्माण, बड़े आंकड़ों का विश्लेषण, क्वांटम कम्युनिकेशन और इंटरनेट जैसी बातों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना को सहयोग देने के लिए साइबर भौतिक प्रणाली एक मिशन शुरू करेगा। मैंने 2018-19 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए आवंटन को दोगुना करते हुए 3073 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। भारत नेट परियोजना के चरण 1 के अंतर्गत तेज गति वाले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे लगभग 2,50,000 गांवों में 20 करोड़ ग्रामीण भारतीयों तक ब्रॉडबैंड की सुविधा सुलभ करवाई जा सकी है। सरकार का विचार 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का भी है, जिनमें 5 करोड़ भारतीयों को ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मैंने 2018-19 में दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और संवर्धन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उदीयमान नई प्रौद्योगिकियों, विशेषकर 5th जनरेशन 5G प्रौद्योगिकियों और उसको अपनाने को गति देने के लिए दूरसंचार विभाग IIT चेन्नई में स्वदेशी 5G टेस्ट बेड स्थापित करने में सहायता उपलब्ध करवाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मध्यवर्तियों की जरूरत के बिना रिकॉर्डों या संव्यवहार की श्रृंखला के ऑर्गेनाइजेशन की अनुमति होगी। सरकार क्रिप्टो करेंसी, लीगल टेंडर या क्वाइन पर विचार नहीं करती है और अवैध गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने अथवा भुगतान प्रणाली के एक भाग के रूप में इन क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रयोग को समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाएगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था को शुरू करने के लिए सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रयोग की संभावना तलाशने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगी। सड़क स्थित टोल प्लाजा पर भौतिक रूप से नकद से टोल टैक्स भुगतान की प्रणाली का शीघ्र ही फास्टैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां स्थान लेने जा रही हैं।
इससे सड़क मार्ग से यात्रा निर्बाध होगी। फास्टैग्स की संख्या दिसंबर 2016 में लगभग 60,000 से बढ़कर वर्तमान में 10 लाख से अधिक हो चुकी है। दिसंबर 2017 में M और N श्रेणी के सभी वाहन फास्टैग्स के साथ ही बेचे जा रहे हैं। सरकार टोल प्रणाली को प्रयोग भुगतान आधार पर प्रारंभ करने के लिए एक नीति लाएगी। रोजगार सृजन और सहायता वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 के लिए आधारभूत सुविधा पर सरकार के अनुमानित बजटीय और अतिरिक्त बजटीय व्यय को वर्ष 2017-18 में 4.94 लाख करोड़ रुपए अनुमानित व्यय के मुकाबले बढ़ाकर 5.97 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका ब्यौरा अनुबंध 3 में दिया गया है। संस्थाओं का निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार। हमारी सीमाओं पर हमने हमारे द्वारा सामना किए जाने वाली चुनौतियों से निपटने एवं जम्मू कश्मीर तथा उत्तर पूर्व दोनों में आंतरिक सुरक्षा माहौल की व्यवस्था करने में सशस्त्र बलों ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्र हित की रक्षा करने में सेना की तीनों सेवाओं द्वारा किए गए प्रयास और बलिदानों के लिए मैं उनकी भूरी भूरी सराहना करता हूं। वर्ष 2014 में जब से एनडीए सरकार ने कार्यभार संभाला है, रक्षा बलों की प्रचालनात्मक सामर्थ्य के आधुनिकीकरण और अभिवर्धन के लिए काफी जोर दिया गया है। अपनी रक्षा संबंधी जरूरतें पूरी करने में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आंतरिक रक्षा उत्पादन सामर्थ्य को विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। हमारी प्राथमिकता पर्याप्त बजटीय सहायता सुनिश्चित करनी होगी। हमने रक्षा उत्पादन में निजी निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और उदार बनाया गया है। हम देश में रक्षा उद्योग के उत्पादन के लिए 2 गलियारे विकसित करने के लिए कदम उठाएंगे। सरकार उद्योग अनुकूल रक्षा उत्पादन नीति 2018 का पदार्पण करेगी, ताकि सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। आधार से प्रत्येक भारतीय को पहचान मिली है। आधार के माध्यम से हमारे लोगों को अनेक सार्वजनिक सेवाएं सरलता से मिलने लगी हैं। प्रत्येक छोटे या बड़े उद्यम को भी विशिष्ट पहचान यानी यूनिक आईडी की आवश्यकता है। सरकार भारत में प्रत्येक उद्यम को अलग से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की स्कीम लाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए व्यावसायिक सुधारों को देश में के भीतर और तक प्रत्येक राज्य में पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने व्यवसाय के 372 विशिष्ट कार्यक्रमों की पहचान की है। सभी राज्यों ने इन सुधारों को और सरल बनाने की प्रक्रियाओं को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए एक अभियान के रूप में लिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन अब प्रयोगकर्ता से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम के पूंजीगत ढांचे को तैयार किया जाएगा, ताकि इसकी स्थायी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इक्विटी को बढ़ाया जा सके और लंबी अवधि के ऋणों को उगाया जा सके। इक्विटी में भारत सरकार के अंशदान और राज्य सरकारों द्वारा संचालित मेट्रो उद्यमों के ऋण की बजट प्रक्रिया को कारगर बनाया जाएगा। वाणिज्य विभाग सभी स्टेक धारकों को आपस में जोड़ने के लिए एक सिंगल विंडो ऑनलाइन मार्केटप्लेस के रूप में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल तैयार करने जा रहा है। सरकार ने 2 बीमा कंपनियों सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का अनुमोदन किया है। सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 24 उद्यमों में सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया भी शामिल की है, जो प्रारंभ की गई है। इसमें एयर इंडिया का सामरिक निजीकरण भी शामिल है। ओएनजीसी द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अधिग्रहण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है। सरकारी क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियां नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक बीमा कंपनी में सम्मिलित किया जाएगा और बाद में इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। सरकार ने 14,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत 22 को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत सभी ओर से अपेक्षा से कहीं अधिक रकम जुटाई गई। दीपम ऋण ईटीएफ सहित ईटीएफ को और अधिक पेशकश लाएगा। विनिवेश के लिए वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान अब तक के उच्चतम स्तर 72,500 करोड़ रुपए पर स्थिर रहे हैं। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम बजट अनुमानों के लक्ष्य से आगे निकल गए हैं।
2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए के प्राप्तियों का अनुमान लगा रहा हूं। इसलिए 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रख रहा हूं। बैंक पुनः पूंजीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 80,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को एक एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस कार्यक्रम के निर्देशों के तहत एक महत्वाकांक्षी सुधार एजेंडे के साथ समेकित किया गया है। इस पुनः पूंजीकरण प्रक्रिया से 5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का मार्ग प्रशस्त होगा। सुदृढ़ साख वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है, ताकि इन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी साख को और बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। राष्ट्रीय आवास बैंक की इक्विटी को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार को अंतरित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। भारतीय डाकघर अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अधिनियम को समामेलित किया जा रहा है और इसमें कुछ लोक हितैषी उपाय जोड़े जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक नकदी व्यवस्थित करने के साधन उपलब्ध कराने और असंपार्श्विक जमा सुविधा को संस्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम 1956 और निक्षेपागार अधिनियम 1996 का संशोधित किया जा रहा है, ताकि न्याय निर्णय प्रक्रिया को कारगर बनाया जा सके और कुछ उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान किया जा सके। ये प्रस्ताव इस वित्त विधेयक में रखे गए हैं। सभी विस्तृत अनुदान मांगों को सरलता से उपलब्ध कराने के लिए इनके लिंक india.government.in पर दिए जाएंगे। सरकार प्रकट की गई राजकोषीय सूचना को मशीन रीडेबल फॉर्म में उपलब्ध कराने की व्यावहारिकता पर भी विचार करेगी। सरकार केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ई ऑफिस और ई गवर्नेंस की संबंधित पहलों को शुरू करते हुए अपने कार्यचलन के सुचारू निपटान की पद्धति में बदलाव ला रही है। इन पहलों को अनुबंध 4 में सूचीबद्ध किया गया है। सरकार सोने को एक आस्ति की श्रेणी में लाने के लिए एक व्यापक गोल्ड पॉलिसी बनाएगी। सरकार देश में सोने के विनियमित आदान प्रदान की उपभोक्ता हितैषी और व्यापार दक्ष प्रणाली भी स्थापित करेगी। सोना मौद्रीकरण स्कीम को पुनः सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि लोग गोल्ड डिपॉजिट खाता बिना किसी परेशानी के खोल सकें। भारत की ओर से बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश ODI प्रति 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। सरकार मौजूदा दिशा निर्देश और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी और एक सुसंगत और समेकित बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश नीति लाएगी। विभिन्न उपयुक्त क्षेत्रों में विशेषकर स्टार्टअप और उद्यमी पूंजीगत फर्मों के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मिले जुले साधन उपयुक्त हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की परिलब्धियों में पिछली बार 1 जनवरी 2006 से संशोधन किया गया। इन परिलब्धियों में संशोधन करने और माननीय राष्ट्रपति के लिए प्रति माह 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति के लिए प्रति माह 4 लाख रुपए तथा राज्यपालों के लिए प्रति माह 3.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। संसद सदस्यों को भुगतान की जाने वाली परिलब्धियों के संबंध में जनता के बीच वाद विवाद होता रहा। मौजूदा कार्य पद्धति में प्राप्तकर्ताओं को अपनी खुद की परिलब्धि निर्धारित करने की अनुमति है, जिससे आलोचना होती है। अंततः मैं 1 अप्रैल 2018 से संसद सदस्यों को भुगतान योग्य वेतन, चुनाव क्षेत्र भत्ता, कार्यालय व्यय भत्ता उन्हें निर्धारित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने का प्रस्ताव रखता हूँ। विधि में भी मुद्रास्फीति के अधिसूचक के रूप में प्रत्येक 5 वर्षों में परिलब्धियों के संशोधन का प्रावधान होगा। मुझे विश्वास है कि सदस्य इस पहल का स्वागत करेंगे और भविष्य में उन्हें ऐसी आलोचना नहीं झेलनी पड़ेगी। ये प्रत्येक 5 वर्ष में परिलब्धियों के संशोधन का प्रावधान होगा। मुझे विश्वास है सदस्य इस पहल का प्रस्ताव करेंगे और भविष्य में उन्हें ऐसी आलोचना नहीं झेलनी पड़ेगी। हमारे देश में 2 अक्टूबर 2019 से
2 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। सरकार और भारत की जनता उन आदर्शों के प्रति अपने कार्यों द्वारा अपने आप को पुनः समर्पित करेंगे जिन्हें महात्मा गांधी ने सिखाया और अपना जीवन जिसके अनुसार जिया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, गांधीवादियों, चिंतकों और जीवन के सभी क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को शामिल करके स्मरण समारोह कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। स्मरण समारोह से संबंधित क्रियाकलापों के लिए वर्ष 2018-19 के लिए मेरी सरकार ने 150 करोड़ रुपए के अलग से रखे हैं। अब मैं जो वित्तीय स्थिति 2017-18 के लिए है उस पर जाना चाहता हूं, जो राजकोषीय प्रबंधन के बारे में है। अब मैं 2017-18 के लिए बताता हूं कि केंद्र सरकार को 12 महीने के बजाय केवल 11 महीने के लिए जीएसटी राजस्व प्राप्त होगा। इसका राजकोषीय प्रभाव पड़ेगा। कुछ घटनाक्रम के कारण कर भिन्न राजस्व में कुछ कमी भी आई, जिसमें स्पेक्ट्रम नीलामी का स्थगन शामिल है। इस कमी के कुछ भाग की भरपाई उच्चतर प्रत्यक्ष कर राजस्व और अधिक विनिवेश प्राप्तियों के द्वारा की गई है। 2017-18 में व्यय के लिए कुल संशोधित अनुमान 21.47 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 21.57 लाख करोड़ रुपए राज्यों को अंतरित जीएसटी प्रतिपूर्ति को घटाकर है। हमारी सरकार ने मई 2014 में कार्यभार संभाला, जब राजकोषीय घाटा बहुत उच्च स्तर की ओर बढ़ रहा था। 2013-14 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% था। प्रधानमंत्री और सरकार के विवेकशील राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने को हमेशा उच्च प्राथमिकता देती है। जैसा कि माननीय सदस्यों को स्मरण होगा, हमने 2014 में लगातार राजकोषीय कमी समेकन के पथ पर आगे बढ़े हैं। 2014-15 में राजकोषीय घाटा कम करके 4.1% और 2015-16 में 3.9% पर लाया गया तथा 2016-17 में 3.5% कर दिया गया। 2017-18 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटे का अनुमान 5.95 लाख करोड़ रुपए है, जो जीडीपी का 3.5% है। वर्ष 2018-19 के लिए मैं जीडीपी के 3.3% राजकोषीय घाटे का अनुमान लगा रहा हूं। संशोधित राजकोषीय मार्गदर्शन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के प्रति असंदिग्ध विश्वसनीयता लाने के लिए ऋण नियम को अंगीकार करने और जीडीपी अनुपात की तुलना में केंद्र सरकार के ऋण को 40% नीचे लाने से संबंधित राजकोषीय सुधार और बजट प्रबंधन समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखता हूं। सरकार ने भी राजकोषीय घाटा लक्ष्य को प्रमुख प्रचालनात्मक मानदंड के रूप में उपयोग करने की सिफारिश मान ली है। आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव वित्त विधेयक में हैं। भाग ख, अध्यक्ष महोदया, अब मैं अपने कर प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं। सरकार द्वारा नकदी की अर्थव्यवस्था घटाने तथा कर ढांचे में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने के लिए किए गए प्रयास से काफी अधिक लाभ प्राप्त हुए हैं। वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में प्रत्यक्ष करों की वृद्धि दर पर्याप्त रही है। हमने पिछले वर्ष 12.6% की वृद्धि दर प्राप्त की थी तथा चालू वर्ष के दौरान 15 जनवरी 2018 तक प्रत्यक्ष कर की वृद्धि दर 18.7% है। इन 2 वर्षों से पूर्व के 7 वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आय कर में औसत वृद्धि का आंकड़ा 1.1 रहा है। साधारण शब्दों में कर में 1.1 के उछाल का अर्थ है कि यदि देश में जीडीपी की नाम मात्रिक वृद्धि दर 10% हो तो व्यक्तिगत आयकर की वृद्धि दर 11% होगी। तथापि वित्त वर्ष 2016-17 और 17-18 में व्यक्तिगत आयकर में उछाल का आंकड़ा क्रमशः 1.95 और 2.11 दर्ज किया गया है। इससे यह सूचित होता है कि गत 2 वर्ष के दौरान
आयकर से संग्रहित अधिक राजस्व की राशि 2016-17 से पूर्व की औसत वृद्धि की तुलना में कुल लगभग 90,000 करोड़ है तथा इसका श्रेय सरकार द्वारा किए गए कर वंचन रोधी उपायों को दिया जा सकता है। To the strong anti-evasion measures. इसी प्रकार करदाताओं द्वारा दर्ज कराई गई विवरणियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 85.51 लाख नए करदाताओं ने अपनी आय विवरणी दर्ज कराई है, जबकि इससे ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में 66.26 लाख व्यक्तियों ने अपनी विवरणी दर्ज कराई थी। विवरणी दर्ज कराने वाले नए व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों को जो विवरणी दर्ज नहीं कराते किंतु जिन्होंने अग्रिम कर यह स्रोत पर कर कटौती के द्वारा कर का भुगतान किया है, हम प्रभावी कर दावा आधार का चित्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावी करदाता आधार के संबंध में यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2014-15 के आरंभ के 6.47 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर 8.27 करोड़ हो गया। हम अपने उपायों की सफलताओं के लिए स्वयं को उत्साहित महसूस करते हैं तथा वचन देते हैं कि हम भविष्य में भी वे सभी उपाय करना जारी रखेंगे जिनसे काले धन पर रोक लगाई जा सके तथा ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत किया जा सके। केवल यही एकमात्र कारण है कि ईमानदार करदाताओं द्वारा विमुद्रीकरण का इन ईमानदारी के उत्सव के रूप में भारी स्वागत किया गया है। अध्यक्ष महोदया, अनुपालन को सरल बनाने के लिए सरकार ने 2 करोड़ से कम के वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों तथा उद्यमियों के लिए अनुमानित आय योजना को उदार बनाया था तथा जिन व्यावसायिकों का वार्षिक टर्नओवर 50 लाख से कम था उनके लिए भी इसी प्रकार की योजना आरंभ की थी, जो इस उम्मीद से की गई थी कि सरकार की इस योजना के अनुपालन में पर्याप्त वृद्धि होगी। इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान 41% से अधिक विवरणी दर्ज कराई गई, जिससे ये पता चलता है कि सरलीकृत योजना के अंतर्गत अन्य बहुत से लोग शामिल हुए। तथापि दर्शाया गया टर्नओवर अभी भी उत्साहवर्धक नहीं है। विभाग को निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान व्यक्तिगत करदाताओं और 17.97 लाख के कम औसत टर्नओवर वाले हिंदू अविवाहित परिवार HUF तथा फर्मों से 44.72 लाख विवरणियां प्राप्त हुई हैं, जिनका औसत कर भुगतान मात्र 7,000 रुपए है। व्यवसायियों द्वारा बेहतर कर अनुपालन आचरण प्रदर्शित नहीं किया गया है। विभाग को निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित आय योजना के अंतर्गत 5.68 लाख विवरणियां प्राप्त हुई हैं तथा औसत सकल प्राप्तियां मात्र 5.73 लाख रुपए है। इनके द्वारा भुगतान किया गया औसत कर मात्र 35,000 रुपए है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्राथमिक कृषि क्रियाकलापों से जुटे अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करने वाले सहकारी समितियों के लाभ के संबंध में 100% कर कटौती की अनुमति की गई है। गत कुछ वर्षों के दौरान सरकारी समितियों की तर्ज पर अनेक किसान उत्पादक कंपनियां स्थापित की गई हैं, जो अपने सदस्यों को इसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। कृषि में फसल कटाई के उपरांत मूल्यवर्धन में व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वित्त वर्ष 2018-19 से 5 वर्षों की अवधि तक ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्त लाभ के संबंध में 100 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत इन कंपनियों को 100% कर कटौती अनुमति करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उपाय से मैंने पूर्व में जिससे मिशन ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की थी, उससे प्रोत्साहन प्राप्त होगा और संपदा योजना को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार सृजन। वर्तमान में वर्ष के अंतर्गत न्यूनतम 240 दिनों की अवधि तक काम करने वाले पात्र नए कर्मचारियों को उनकी परिलब्धियों पर आयकर अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत 100% सामान्य कर कटौती के अतिरिक्त 30% की कटौती की अनुमति प्रदान की जाती है। तथापि परिधान उद्योग के मामले में रोजगार की न्यूनतम अवधि कम करके 150 दिन कर दी गई है। नई योजना को अधिसूचित करने के लिए आयकर अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक विधि से किया जाएगा, जिससे व्यक्ति दर व्यक्ति से संपर्क करने की प्रक्रिया का उन्मूलन हो जाएगा। इससे कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ेगी।
प्रत्यक्ष कर संबंधी अन्य प्रस्ताव सूची अनुबंध 5 में सूचीबद्ध है। अप्रत्यक्ष कर के संबंध में माल और सेवा कर लागू होने के पश्चात यह पहला बजट है। आयात पर तदनुरूप शुल्क के साथ उत्पाद शुल्क को काफी हद तक और सेवा कर को जीएसटी में मिला दिया गया है। अतः मेरे बजट का प्रस्ताव का मुख्य रूप सीमा शुल्क के संबंध में है। इस बजट में मैं विगत 2 दशकों से चली आ रही मूलभूत नीति से आंशिक रूप से विचलन कर रहा हूं, जिसमें सीमा शुल्क को कम करने पर अधिक बल दिया गया था। कुछ क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो घटक, फुटवेयर, फर्नीचर में घरेलू मूल्य संवर्धन की व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसे कुछ क्षेत्रों में घरेलू संवर्धन और मेक इन इंडिया को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए मैं कुछ मदों पर सीमा शुल्क को बढ़ा रहा हूं। मैं मोबाइल फोनों पर सीमा शुल्क को 15% से बढ़ाकर 20% करने, उनके कुछ पुर्जों और सहायक सामग्री पर 15% तक और टीवी के कतिपय पुर्जों पर 15% तक सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इस कदम से देश में नौकरियों के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। सीमा शुल्क की दरों में और उत्पाद शुल्क के ढांचे में किए गए कतिपय बदलावों का ब्यौरा मेरे भाषण के अनुबंध 6 में दिया गया है। काजू प्रसंस्करण उद्योग की सहायता के लिए मैं कच्चे काजू पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं और इसके स्थान पर आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क के समग्र ड्यूटियों का 10% की दर से सामाजिक कल्याण अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि सरकार की एनेक्सर 6 में जो अनुबंध में दिया गया है, जो कि 3 की दर से प्रस्तावित अधिभार लगाया जाएगा। मैं सीमा व्यापार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लाने तथा व्यापार सुगमता के करार के अंतर्गत कतिपय बंधों में इसकी वचनबद्धता के अनुरूप बनाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं। विवादों को निपटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, ताकि नोटिस भेजने से पहले परामर्श फैसले की निश्चित समय सीमा और इन समय सीमाओं का पालन नहीं किए जाने पर मुकदमे को पूरी तरह से बंद करने का प्रावधान किया जा सके। जीएसटी को लागू किए जाने के मद्देनजर मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके लिए कानून में आवश्यक परिवर्तनों का प्रस्ताव वित्त विधेयक में किया गया है। अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष के बजट में प्रस्ताव करते समय हमें कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, एमएसएमई और भारतीय अर्थव्यवस्था के अवसंरचना के क्षेत्र को विशेष रूप से सुदृढ़ करने के मिशन द्वारा मार्गदर्शन मिला है। मुझे विश्वास है कि जिस नए भारत का निर्माण करने की हम आकांक्षा रखते हैं वह जरूर आएगा। स्वामी विवेकानंद ने भी यूरोप की यात्रा के दौरान अपने संस्मरण में दशकों पहले कल्पना की थी। उन्होंने कहा था, आप स्वयं को उस रिक्ति में विलय कर दें और विलुप्त हो जाएं तथा अपने स्थान पर नए भारत का सृजन होने दें। उसे किसानों की कुटिया से, हल के जुए से, झोपड़ी से उत्पन्न होने दें। उसे किराना दुकानदार की दुकान से तथा पकौड़ा, फल तथा सब्जी बेचने वाले के चूल्हे के बगल से सृजित होने दें। उसे कारखानों से, हाटों से, बाजारों से उभर कर आने दें। उसे बाग बगीचों, पहाड़ियों, पर्वतों, श्रृंखलाओं से विकसित होने दें। अनकोट। अध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ मैं सदन में बजट पेश करता हूं।